वो ऐसा बोलते थे कि नहीं, तू मेरा नाम खराब हो जाएगा, तू सही नहीं गाएगा। तक जा रहे हो। आज भी मैं मेरे टीचर्स को पूछता हूँ जब मुझे लगता है कि मेरा ये चीज़ अच्छा नहीं हो रहा है, तो आपके पास कोई तो चाहिए। सीखना 90% है और रियाज 10% कर रहे हो, तो आप 15 साल 20 साल 25 साल ऐसे। क्योंकि हम भगवान का नाम लेके शुरू करना चाहिए, इसीलिए ओम, क्योंकि संगीत को भी उतना ऊंचा स्तर दिया जाता है, या उसका कहीं ना कहीं रियाज से भी Namaste and welcome to our podcast From Idea to Impact, where we invite founders who just had an idea to start with and have already started making impact in their industry with that idea. I am your host CA Vishal Mehta, representing my own startup Prophetic Business Solutions Private Limited, which is into virtual CFO services and international tax restructuring. आज के जो हमारे गेस्ट है वो बहुत स्पेशल है। मेरे लिए तो बहुत स्पेशल है क्योंकि वो मेरे संगीत गुरुजी है और जितना भी मैंने संगीत आज तक सीखा है वो उनसे ही सीखा है। उनका इंट्रोडक्शन क्या दूँ, वो अपने 18 साल की उम्र में संगीत विशारद हो चुके थे। संगीत विशारद एक बहुत बड़ी डिग्री है, वो हम जानेंगे। और 18 साल से आज तक, यानी कि उनकी उम्र करीबन 33 या 34 होगी, यानी 15-16 साल से वो टीचिंग दुनिया में है। और क्लासिकल म्यूज़िक क्या होता है वो आज हम जानेंगे उनसे। वेलकम नितिन जी, थैंक्स फॉर कमिंग टू आवर स्टूडियो। थैंक यू सो मच, आपने मुझे आज अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पर आने के लिए। श्योर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और जैसे हम सबसे पहला प्रश्न तो यही पूछते हैं कि यही क्यों। अभी ऑफ कोर्स म्यूज़िक में तो सबको रुचि होती है, लेकिन उसमें से करियर बनाने का आपको कब ये स्ट्राइक हुआ और इसमें आपका इंस्पिरेशन कौन था, ये हम जानना चाहेंगे। इसके लिए इंस्पिरेशन तो मेरे डैड, मेरे पापा ही थे। अच्छा। जो उनको बहुत शौक था पहले से ही संगीत में, और वो पहले थोड़े एक्टिंग में भी वो करते थे। अच्छा। और वो थोड़े तबला प्लेयर भी थे, तो बेसिकली उनका थोड़ा अधूरा रह गया। हर माँ बाप अपने बच्चों में ही देखता है करेक्ट कि मेरा बच्चा आगे जाके जो मेरे से नहीं हुआ है वो करे। तो बेसिकली शुरुआत वहाँ से हुई। जब मैं 9-10 साल का था, हाँ। तब पापा ने मुझे एक लोकल क्लास में इंट्रोड्यूस कराया कि आप जाइए और थोड़ा सा सीखिए। पर एक्चुअल इंटरेस्ट आफ्टर 4-5 ईयर्स क्लासिकल में आना स्टार्ट हुआ। अच्छा। कि जब आपको प्योर म्यूज़िक समझ में आता है कि सही गलत फासला हम लोगों को समझना चालू हो जाता है। करेक्ट। उस हिसाब से फिर जब 4-5 साल क्लासिकल में दिए, उसके बाद मुझे समझ में आने लग गया कि नहीं, ये चीज़ बहुत डीप है, बहुत अच्छी है और मुझे इसी में करना है। वाह। तो वही मेरी शुरुआत थी। ऐसा कभी सोचा नहीं था कि म्यूज़िक में करूँगा। मुझे ऐसा लगता है कोई भी चीज़ जब आपको समझ में आती है तब आप उसको और अच्छे तरीके से करने की कोशिश करते हो। हाँ, और अच्छे करने के लिए करियर ही बना ले, उससे अच्छा क्या हो सकता है। करियर बनाना, मुझे ऐसा लगता है कि एक आफ्टर सर्टन टाइम कोई भी स्पेशलिस्ट बंदा है, उसको समझ में आता है मैं इसमें कर पाऊंगा। करेक्ट। और तब हम उसके तरफ चले जाते हैं। जैसे कि मैंने मेरा BSc कंप्लीट किया, मैंने जॉब भी की थी। लेकिन जॉब करते करते मुझे फील होने लग गया कि मुझे ये जॉब मेरे लिए नहीं है। हाँ। और मैं जितना कर पा रहा हूँ, जितना मैं अर्न कर पा रहा हूँ, वो चीज़ें तो मैं म्यूज़िक करके भी कर सकता हूँ, बट मुझे वो पैशनेटली करनी पड़ेगी। तो बस, और फिर मैंने उसको करना शुरुआत कर दी। करेक्ट। अभी जैसे हम आज तो मुझे पता है, लेकिन जब मुझे याद है मैं भी आया था तो क्लासिकल म्यूज़िक की अलग ऐसी डिग्री होती है, विशारद, जैसे मैंने आपका इंट्रोडक्शन दिया, वो हम बताएंगे ऑडियंस को भी वो क्या होता है। तो हमें क्या लगता था कि या तो गिटार सीखने आते एक इंस्ट्रूमेंट, तो उसकी तो एग्जाम्स के बारे में शायद पता होता है, लेकिन वोकल्स ऐसे ही लगता था कि बॉलीवुड के गाने सिखाएंगे, अगर उसमें कुछ गलतियां हो रही है तो बताएंगे। तो फिर बाद में पता चला मुझे तो, बट आप ऑडियंस के लिए खास मैं ये आपके द्वारा बताना चाहूँगा कि वो फ़र्क क्या होता है। आज भी वो भी क्लास चलते हैं, आई एम श्योर, जो सिर्फ आपके कुछ गानों में आपको एनहांस करना है तो वो सिखाया जाता है, और एक है जो प्योर क्लासिकल सिंगिंग के क्लास। तो दोनों में फ़र्क, और म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, उसे क्या करना चाहिए। बेसिकली मैं इतने सालों से सिखा रहा हूँ, तो मैंने एक बड़ी कॉमन चीज़ देखी है इसमें कि जब पेरेंट्स आते हैं तो बोलते हैं सर गाना सीखना है। हाँ। तो मुझे लगता है कि थोड़ा अभी भी इंडिया में गाने को थोड़ा अंडर एस्टिमेट किया जाता है कि हाँ ठीक है, गाना है ना। हाँ। जैसे कि आप कोई प्रोफेशनल चीज़ सीखने जाते हो, क्रिकेट सीखने जा रहे हो, ठीक है, तब जब क्रिकेट सीखते हो
तो आपको पता है कि उसमें बहुत मेहनत करनी है, इंटरनेशनल लेवल पे खेलना है। correct. तो ऐसा कोई इंटरनेशनल लेवल सेट नहीं है लोगों, हाँ कहाँ गाना बॉलीवुड में मुझे सिंगर बनना है, बस यही तक लोगों को पता है। बराबर, लोग कभी सोचते ही नहीं है, या फिर पेरेंट कभी उस तरीके से देखते नहीं है। तब वो टीचर का, गुरुओं का काम होता है, हाँ जैसे मैंने शायद आपको बताया होगा 10 साल पहले कि ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे चीजें करो, आपके सुर अच्छे होंगे तो आपका गाना अच्छा होगा। आप सिर्फ कॉपी पेस्ट करोगे तो कुछ मतलब नहीं है, आप सिर्फ डिजाइन बाय हार्ट करोगे। सही बात है। जैसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट में भी होता है, आप फिंगर बच्चे बाय हार्ट कर देते हैं कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, बट नोटेशन समझना जो अभी आपको पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। सही बात है। तो वो अवेयरनेस आना अभी भी बाकी है, मुझे ऐसा लगता है। कोई कोई जगह पे है जिनके माँ बाप से, जैसे मैंने बोला कि मेरे डैड, उनको पता था, या फिर मेरे आसपास जो लोग थे जिन्होंने मुझे गाइड किया, जैसे मेरे अंकल मंगे सागावकर, तो उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया कि नहीं म्यूजिक ऐसा नहीं होता, तुझे नोटेशन समझ में आना चाहिए, तुझे गाना समझ में आना चाहिए। आज भी इंडिया में लोगों को लगता है कि आवाज़ अच्छा है मतलब वो अच्छा सिंगर है, या फिर वो बहुत ऊंचा गाता है इसलिए अच्छा सिंगर है। हो सकता है वो भी एक पहलू है, लेकिन गाने के बहुत सारे पहलू होते हैं और उस पहलू से आर्टिस्ट बनता है। तो अभी भी मुझे लगता है क्लासिकल को लेके लोगों में अभी अवेयरनेस आ रहा है, लेकिन वो पेशेंस उतने नहीं है। और लोगों को लगता है कि 5 साल हो गए, 4 साल हो गए, हम सिंगर बन जाने चाहिए बच्चे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आज भी मैं सीख रहा हूँ। करेक्ट। आज भी मैं पॉडकास्ट आते आते मैं मेरा आधा घंटा रियाज करके आ गया गाड़ी में। सो वो एक चीज लानी चाहिए बच्चों में कि सीखने से ज्यादा आपको रियाज के ऊपर प्रैक्टिस। हाँ। जैसे आप मैच खेलने जाते हो तो डायरेक्ट मैच नहीं खेलते हो, आप एक एक शॉट की प्रैक्टिस करते हो। सही बात है। लाइक दैट ओनली। बरोबर। लेकिन ये अवेयरनेस अभी भी सिंगिंग में नहीं है, रियाज वाला कंसेप्ट है। करेक्ट। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें टीचर्स ने बतानी चाहिए, जो गुरु है उन्होंने बतानी चाहिए। उसमें से जो बच्चे समझते हैं, जो पेरेंट्स समझते हैं, वो आगे कंटिन्यू करते हैं और वो आगे जाते भी हैं। इसमें कोई सीखने का लिमिट नहीं है कि कोई बच्चा 2 साल में अच्छा करे, कोई बच्चा 12 साल में अच्छा करे। बनेगा जरूर अपने लेवल पे, थोड़ा थोड़ा। करेक्ट। और क्लासिकल समझने के लिए थोड़ी क्लासिकल सीखना भी जरूरी है। अभी आप खुद 10 साल से सीख रहे हो, आपको भी पता है चीजें। करेक्ट। लेकिन ये पेशेंस अब कम है, शायद उसका अवेयरनेस कम है। तो बॉलीवुड का किसी का गाना सुन के उसको कॉपी करके गिटार पे गाना, आज भी लोग उसी को सिंगिंग समझते हैं, मैक्सिमम लोग। मैं 10% लोगों को छोड़ दूंगा जो रियल म्यूजिक समझते हैं। सही बात है। इसलिए बॉलीवुड में कौन सही है कौन गलत है नहीं समझ में आता। आज जब सोशल मीडिया आ चुका है तब मुझे बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं, अरे सर हम लोग इतने बड़े आर्टिस्ट के शो में गए थे, उसने बहुत बेसुरा गाया। क्यों? शास्त्रीय संगीत। जब आप सीखते हो तो सही गलत का फासला आपको समझ में आता है। जब सीखोगे नहीं तो आपको सिंपल, आप किशोर दा का कोई गाना गा लिया, आपने रफी साहब का कोई गाना गा लिया, तो वहां तक संगीत नहीं, वो भी संगीत है, लेकिन सीखना और सीख के गाना, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। सही बात। जैसे कि आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स पे हैं, जैसे आज अरिजीत सिंह इतने सालों से गा रहे हैं, लेकिन वो इंडस्ट्री में टिके हुए हैं। बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे लोग चले गए, लेकिन आज भी अरिजीत सिंह अपने स्टूडियो में बैठ के रियाज करते हैं। वो सिर्फ गाने नहीं गाते हैं। ये चीज लोगों को समझने आनी चाहिए। सही बात। ये चीज मैं हमेशा अपने बच्चों को बोलता भी हूँ कि आपको अरिजीत जैसे बनना है, आपको और किसी अच्छे सिंगर जैसे बनना है, या फिर आपको श्रेया घोषाल जैसे बनना है। कभी आपने उनकी बायोग्राफीज पढ़ी है? कभी उन्होंने लाइफ में क्या किया है, वो आज क्या करते हैं वहां पहुंचने के लिए? तो रियाज करते हैं ना। सही बात। सिर्फ गाने नहीं गाते हैं कि मैं किशोर कुमार के आज 1000 गाने बाय हार्ट करके गाऊंगा और मैं बड़ा सिंगर बन गया, ऐसे नहीं होता है। तो रियाज है अलग अलग, इसलिए शास्त्रीय संगीत सीखना बहुत जरूरी है। संगीत एक ही है, संगीत कभी अलग नहीं हो सकता। करेक्ट। सिर्फ उसको प्रेजेंट करने का तरीका अलग है। कोई शास्त्रीय संगीत सीख के बॉलीवुड गाता है, कोई शास्त्रीय संगीत करके शास्त्रीय संगीत गाता है। जैसे राहुल देशपांडे जी है, वो शास्त्रीय संगीत परफॉर्म करते हैं, आजकल वो बॉलीवुड भी परफॉर्म कर रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है, पहले नहीं करते थे। जैसे राशिद खान साहब है, उन्होंने लाइफ टाइम, अभी वो गुजर गए, उन्होंने लाइफ टाइम क्लासिकल गाया, लेकिन वो सीख के आपको करना क्या, ये अप टू यू। आप वो शास्त्रीय संगीत सीखिए, आप सुर का नॉलेज लेके आप बॉलीवुड गा रहे हो, आप हिप हॉप गा रहे हो, आप कुछ भी यूज कर सकते हो कहीं पर भी। बट उसमें आप, लेकिन बेसिक ABCD इज यूर। सही है। सारेगामा शास्त्रीय संगीत से ही शुरुआत होती है, सुरों के नॉलेज से। सही बात। तो इसमें से ही एक क्वेश्चन निकल के आता है कि जो इट इज़ फेडिंग अवे, ऐसा मुझे तो नहीं लग रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उल्टा अभी ग्रो हो रहा है। बट शायद वो उसके लिए भी हो सकता है कि हम अपने इंटरेस्ट के टॉपिक्स अपने इंस्टा में या किस में डाले होते तो हमें वो दिखता है, तो लग रहा है, मुझे तो लग रहा है क्लासिकल अच्छा चल रहा है। बट जनरली
ऐसे बोलते हैं कि इट इज़ फेडिंग अवे, अभी उतना लोगों को इंटरेस्ट नहीं है। तो आप क्योंकि उस फील्ड में हो और 15 साल से टीचिंग करियर में हो, अगर फेड हो जाता तो आप कैसे सर्वाइव करते, ये एक नेचुरल क्वेश्चन आता है। क्योंकि वरना अगर लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं होता तो आपकी इनकम कहाँ से बनती। मतलब कहीं ना कहीं इंटरेस्ट तो है। और अगर इंटरेस्ट है तो क्या ये फेडिंग अवे जो हम सुन रहे हैं वो गलत है या सही है, कितना हद तक? फीडिंग अवे कुछ हद तक सही है, और ओके, मैं उसको 20% बोलूंगा। अच्छा। अब कैसे हर फील्ड में वो हो जाता है। हाँ। जैसे कि आज मैं सीख रहा हूँ तो मेरा कोई दोस्त, अरे नितिन बहुत अच्छा गिटार बजा रहा है यार, हाँ, मैं भी सीखता हूँ। हाँ, हाँ, तो वो एक चीज होना। Correct. पेरेंट्स में मैं ये चीज बहुत देखता हूँ कि मेरे बाजू वाले सीख रहे हैं या फिर कोई और लड़का सीख रहा है, उसके फ्रेंड सीख रहे हैं, हाँ. तो मुझे भी करना है। हाँ. तो इस चीज के लिए मैं बोलूंगा। हाँ. लेकिन वैसा नहीं है। शास्त्रीय संगीत आज भी उसकी एक जगह है। जो लोग समझते हैं हाँ, वो करते हैं, अच्छा, और जो समझने की कोशिश कर रहे हैं तो हम उसको फीडिंग अवे का नाम नहीं दे सकते। क्योंकि इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया से अब लोग जान रहे हैं धीरे धीरे Correct. कि अरे हाँ ये भी है। तो मैं उसको बोलूंगा कि उल्टा लोग समझने की कोशिश करें और इसमें आ रहे हैं। आ रहे हैं, सही बात। भले टाइम लगेगा, हाँ, भले आज ये जो सीख रहे हैं वो कल जाके उनके बच्चों को एटलीस्ट सही चीजें बता सकता है। सही तो बात ये चीज फायदे वाली है मुझे लगता है। और Correct. मुझे नहीं लगता कि इतना है फीडिंग। करेक्ट। तो ये और ज़रूरी भी नहीं है कि आपकी तरह लोग पूरा ही कंप्लीट करें, जैसे आपने बोला। बराबर, सही बात है। मैंने पहले ही आपको बोला कि Correct. आप सीख के क्या गाना चाहते हो, इट्स अप टू यू। शास्त्रीय संगीत ये टोटली आत्मचिंतन की चीज है। सही बात। शास्त्रीय संगीत आप जब सीखते हो तो आप एकदम डिवोशनल वे की तरफ जाते Correct. हो, और वो चीज ही अलग होती है। सही बात। कभी कभी एक 15 साल के बच्चों को भी वो फील आ जाएगा, हाँ। और कभी कभी 50 साल के आदमी को भी वो नहीं आएगा। कि वो अप टू योर नेचर, Correct. कि आपको कौन सी चीज अच्छी लगती है। सही बात कि आपको तो क्लासिकल भी वैसे वो आत्मचिंतन की बात है। आप जितना उसको गाते जाओगे आपको वो चीज़ें समझ में आती है, और आप उसको बहुत अच्छे तरीके से आनंद लेते हो और खुद भी उसको प्रेजेंट करते हो। Correct. तब हम उसको कहते हैं कि क्लासिकल परफॉर्मेंस दे रहे हैं, सही या बात कि है। परफॉर्मर है। करेक्ट। और कोई बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे जो संगीत विशारद है, ना वो टीचिंग करते हैं ना वो शास्त्रीय संगीत परफॉर्म करते हैं, बट वो बॉलीवुड में रहते हैं, अच्छा गाते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि उनको वो फील्ड अच्छी लगी। सही बात है। तो आप शास्त्रीय संगीत सीख के कुछ भी कर सकते हो। Correct. लेकिन बेसिक आपका यही है। करेक्ट, हाँ ज़रूर, क्योंकि बॉलीवुड में भी कुछ गाने ऐसे हैं जो अनट्रेंड सिंगर चाहे तो भी नहीं गा सकता है, क्योंकि उसमें क्लासिकल का एक टच होता है। कॉपी कर लिया तो शायद गाएगा लेकिन उतनी अच्छी तरह से निभा नहीं पाएगा। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि बॉलीवुड भी परफॉर्म कर सकते हैं। हाँ। और अच्छी तरह वर्सेटाइल सिंगर होके अगर बॉलीवुड परफॉर्म करना है तो सीखे हुए आर्टिस्ट को ज़्यादा हाँ, मैं तो लोगों को बोलता हूँ अगर आपको गॉड गिफ्टेड वॉइस भी दी है, लोगों को पता चलता है, लोग अरे हाँ अरे बहुत अच्छा गाया, अरे विशाल जी क्या आवाज़ है आपकी। तो अपने को लगता है अरे हाँ मेरी तो आवाज़ अच्छी, लोग बोल रहे हैं। तो जब आपको ऐसा बोला जाता है तब उल्टा आपने सीखना चाहिए, क्योंकि सिर्फ आवाज़ से सिर्फ हाँ, वो एक पहलू है। जैसे मैंने शुरुआत में बोला कि आवाज़ एक पहलू है, सिर्फ आवाज़ से हम लोग जज नहीं कर सकते। करेक्ट। बहुत सारे लोग इंडस्ट्री में ऐसे हैं जिनकी आवाज़ नहीं, वो म्यूजिक डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, कंपोजर बहुत अच्छे हैं। आज आप अनु मलिक जी का एग्जांपल देखिए, बहुत अच्छे कंपोजर हैं। शायद आप उनको उतने गाने में रेट नहीं करते जितना उनके कंपोजिशन में रेट करते रहोगे। सही बात। इट्स अ फैक्ट। वो भी एक प्रोडक्ट हो गया। हाँ, तो मतलब सीखने के बाद आप कुछ भी कर सकते हो। ये मैं हमेशा बोलता हूँ। कंपोजर भी बन सकते। हाँ, तो अगर आपको कोई बोल रहा है कि भाई आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो मैं तो बोलता तब आपने सीखना चाहिए और बहुत अच्छे से सीखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कभी कभी मैंने देखा बहुत उल्टा हो जाता है। जिनकी आवाज़ अच्छी होती है वो बहुत अंडर एस्टिमेट हो जाते कि अरे मुझे तो आता है, मेरी तो आवाज़ बहुत अच्छी है, मुझे क्या सीखने की ज़रूरत है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मेरा एक दोस्त है बहुत अच्छा गाता है। अगर आप आंखें बंद करोगे तो आपको लगेगा अरिजीत सिंह गा रहा है। कभी कभी मुझे लगता है कि 15-16 साल गाने के बाद भी मैंने उतना हाई रेंज अचीव नहीं हुआ था, क्योंकि इट्स लाइक फास्ट बॉलिंग। किसी को नेचुरल होता है और कोई कितना भी मेहनत करे तो उतना स्पीड नहीं हासिल कर पाता है। तो आप भले रियाज कर रहे हो, आप सब कुछ चीज़ें कर रहे हो, लेकिन जब आप रुक जाते हो तो फिर से वो थोड़ा डाउन आ जाता है। लेकिन जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, नेशनल सिंगर्स होते हैं, उनको आप कितना भी हो, उनको कितना भी ठंडा दीजिए, कितना भी तीखा दीजिए, कुछ भी कीजिए, वैसे, लेकिन वो खुद को बहुत वो कर देते हैं कि उसके बाद जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने होते हैं वो नहीं लगाते, वो समझते नहीं है चीज़। तो मैंने ये बहुत सारे लोगों में देखा है कि जिनमें वो गॉड गिफ्टेड वाला पार्ट है वो कहीं ना कहीं
भटक जाते हैं। underachieve मेरे ऑब्जर्वेशन में तो ऐसे बहुत बार मैंने देखा है। हाँ, तो इसलिए फिर और जो सीखा हुआ होता है वो उन्हें पता है, उसको मेरे को पता है कि मुझे सीखना ही- करना क्या है। करेक्ट क्योंकि इसलिए मैं बोलता हूँ जब आप सीखते हो तो आपको करना क्या है वो सबसे पहले पता चलता है। आजकल आप देखते भी रहोगे विशाल भाई, बहुत सारे लोग रील्स बनाते हैं। अब मैंने कॉलेज के बच्चों को देखा है, गिटार लेके बैठते हैं, गाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि उनके सुर जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं होता। हाँ, तो मुझे ऐसा और लगता है आसपास के अनट्रेन्ड लोगों से झूठी वाहवाह या बगैर समझ वाली Exactly. वाहवाह। क्योंकि जब आप कॉलेज में होते हो आपको 300 लोग जानते हैं, उस रील पे या फिर वो वीडियो पे आपको 300-400 लाइक मिल जाएंगे। हाँ, वो आपकी पहचान के वो वजह आपके आपका दोस्त है, दोस्त है तो लाइक लेकिन करना। वो लाइक आपको आ जाएंगे, लेकिन आप वो लाइक्स आपको रियलिटी नहीं बताते। करेक्ट। आपको रियलिटी चेक करनी है तो आप किसी टीचर के पास जाइए, आप किसी और गुरु करना बहुत जरूरी है। आप यूट्यूब पे कितना भी सीख लीजिए, सही बात। क्योंकि समझ में नहीं आता। आप सीए हो आज, हाँ, आप मुझे कितना भी बोलो कि नितिन सर ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, मैं यूट्यूब पे जाके देखूंगा मुझे फाइनेंशियल कैसा क्या करना है, लेकिन उसके भी पहलू होते हैं ना। कभी मार्केट ऊपर है, कभी नीचे है, कभी आजू है, कभी बाजू है, नहीं समझ में आता है। नहीं समझ में। तो वो आप हर टाइम मुझे बता सकते हो, क्योंकि आप मेरे फाइनेंशियल टीचर हो। Correct, कि नहीं नितिन सर अभी यहाँ पर मत कीजिए आप। Correct. वैसे ही संगीत में और किसी भी फील्ड में गुरु हो, हाँ, और एक्सपर्ट। हर आपके जो स्टेज होते हैं वहां पर आपको गुरु की जरूरत ही पड़ती है। इसलिए गुरु की जरूरत है सही बात। कि जब आप गलत जा रहे हो, आज भी मैं मेरे टीचर्स को पूछता हूँ जब मुझे लगता है कि मेरा ये चीज़ अच्छा नहीं हो रहा है, तो आपके पास कोई तो चाहिए हक के टीचर, करेक्ट। आपके गुरु जी, कि आप उनको पूछे कि मैं यहाँ पर, आप हर एक चीज़ आपको यूट्यूब से नहीं मिलेगी। मैं तो हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि यूट्यूब तो जो सीखे हुए लोग हैं उनके लिए बहुत वरदान है, लेकिन जो नहीं सीखे और डायरेक्टली देख रहे हैं उनके लिए तो बहुत क्योंकि उसमें फिल्टर ही नहीं है, कोई भी कुछ भी अपलोड कर लेता है और आपके हाथ में गलत वीडियो। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ उसके ऊपर। मैं किसी क्लास में बैठा था तो मुझे बोला, एक फर्स्ट ईयर का लड़का था, बड़ा था लेकिन फर्स्ट ईयर में था सिंगिंग के, तो बोला कि मैंने तान गाने का रियाज किया, चालू किया। तो मैंने बोला अच्छा कहाँ पर? मैं सर मैं ऐसे एक पंडित जी, मैं उनका फॉलो करता हूँ यूट्यूब चैनल। तो मैंने बोला अच्छी बात है, क्या सीखा? तो बोले ऐसे ऐसा करने बोला मुझे। तो बोला अच्छा ठीक है। तब वो बंदा गा रहा है जैसे उन्होंने बोला है, लेकिन उसके सुर ही नहीं लग रहे वहां पर। तो उसके पहले की स्टेप है कि आपके सुर पहले सही होने चाहिए। उसके पहले भी एक स्टेप है, सुर सही होने के बाद आपको आलाप, आपको आकार अच्छे होने चाहिए, फिर वो अच्छा होने के बाद आप तान पे शिफ्ट हो सकते हो। सही बात। इसलिए 1st to 7th 8th ग्रेड दिए हमारे गांधर्व विद्यालय के सिलेबस में। करेक्ट। आप फर्स्ट ईयर में ही आप जाओगे देखोगे तो वहां पर तान नहीं दी गई। क्यों आपको तान नहीं दी है? क्योंकि आपको फर्स्ट ईयर में आपको आपके सुर अच्छे करने हैं, आपको आपका ताल अच्छा करना है, आपको संगीत को समझना है। अगर आप ये स्टेप ही स्किप करके यूट्यूब पे जा रहे हो और देख रहे हो कि अरे मुझे तान गानी है, सही बात, आपके सुर ही नहीं लग रहे। करेक्ट। आपके जो पार्ट है आकार आलाप वाला वही सही नहीं है, फिर जाके आप तान पे आओगे तो वो स्पीड बड़ा ही विचित्र लगेगा और उसमें मजा ही नहीं आएगा। मजा नहीं आएगा। ना जानने वाले को भी पता चलेगा कि कुछ बराबर तो नहीं, बराबर नहीं है। सही बात, क्योंकि सा की जगह नहीं लगेगा, रे की जगह। तो ये सब बोलने का मतलब बस इतना ही है कि आपको सीखना जरूरी है। भले आप 2 साल सीखो, 3 साल सीखो, आप विशारद करो ना करो, इट्स अप टू यू, आपको कितना संगीत करना है। सही बात। लेकिन आप जब सीख के गाते हो तो एटलीस्ट आप बुरा नहीं गाते हो। हाँ। या फिर आप अच्छा गाओगे और आप वहां पर परफॉर्म करोगे, या फिर जहां पर भी आपको परफॉर्म करना है, या फिर आप नहीं करोगे। तो सीखने का ये बहुत बुरा नहीं गाता, क्योंकि खुद को पता चलता है अभी तक मैं पहुंचा नहीं हूँ, ना गाऊं तो बेहतर है। हाँ, लेकिन बस इतना ही चीज का बुरा लगता है। आजकल बहुत देखता हूँ मैं जो बच्चे हैं कॉलेज के, तो उनको वो थोड़ी समझ, उनको जल्दी फेमस होना है, जल्दी उनको लगता है कि मेरे इंस्टाग्राम पे व्यूज आए। लेकिन कोई तो ये समझाने वाला होना चाहिए कि आप पहले सीखो अच्छे से। अगर आप 90s की बात करोगे, मेरे टाइम की, तब हमारे टाइम पे सोशल मीडिया तो इतना एक्टिव नहीं था, फेसबुक थोड़ा बहुत आया था, ऑरकुट था, लेकिन वो टाइम पे हमारे टीचर्स परफॉर्म करने नहीं देते थे। वो ऐसा बोलते थे कि नहीं तू मेरा नाम खराब हो जाएगा, तू सही नहीं गाएगा। तो वो एक पहलू है, लेकिन उसके पीछे भी एक रीजन है कि आप जब तक तैयार नहीं होते हो तब तक आप वहां पर मत जाइए, फेम के पीछे मत जाइए। आपकी तैयारी कम है, फिर उससे क्या होता है, धीरे धीरे आपका मोरल डाउन हो जाता है। धीरे धीरे आपको लगता है कि मुझे नहीं आ रहा है, मेरे से नहीं हो पा रहा है, मेरे से नहीं हो पा रहा है। आप ये सोचते ही नहीं कि मैंने सीखा ही नहीं है, आप यहाँ तक पहुंच जाते हो कि मुझे नहीं आता है। अब नहीं आने के लिए सीखना तो चाहिए पहले। सही बात। तो ये एक ड्रॉबैक होता है, फिर वो संगीत से आप दूर हटते हो। इसलिए मैं पहले ही बोल चुका था कि इसलिए मुझे लगता है कि अभी भी इंडिया में
अपने यहाँ पर म्यूजिक को अंडर एस्टिमेट किया जाता है कि अरे ठीक है गाना गाना है ना। पैदा होने से मरने तक हम लोग हर एक चीज़ में गाना ही यूज़ करते हैं। हाँ, कौन सा ऐसा इवेंट है जहाँ पर गाना नहीं होता है? सही बात, सही बात। Correct. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इतना संगीत है तो अच्छे सीखना से बहुत पेश करो, ज़रूरी है, सही और टीचर और गुरु होना बहुत 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 ज़रूरी है। Correct. अरिजीत सिंह हमेशा अपने टीचर का नाम लेते हैं कि मेरे गुरुजी ने ऐसे बोला था, या फिर वो बोलने के लिए नहीं बोलते, इट्स फैक्ट। हाँ, उनको अंदर से वो लगता और है। जहाँ पर आप अटकते हो वहाँ पर आपको गो बैक पर्सन गुरु होने जो चाहिए, आपको सही बात, सही बात। आपको सही रास्ता दिखाएंगे कि ऐसा नहीं ऐसा कर। आप जो रियाज का टच किया आपने, किसी को उसे इंग्लिश में प्रैक्टिस कह सकते हैं। राइट। संगीत में बड़ा अच्छा नाम दिया है रियाज। बराबर। तो कितना इम्पोर्टेंस है उसका, और थोड़े बहुत पहलू आप इस एक पॉडकास्ट द्वारा पूरा संगीत का एजुकेशन तो नहीं दे सकते हो, लेकिन रियाज के कितने पहलू इंपॉर्टेंट है। टेम्पररी समझो किसी को करना है लेकिन ब्रेक ले लिया, लेकिन उसे मालूम है तो कम से कम, जैसे योगा में बोलते हैं कुछ ना करो, कम से कम प्राणायाम करो। तो बाकी फिजिकल एक्सरसाइज में बोलते हैं कि ज़्यादा नहीं कर पाए तो कम से कम आप सूर्य नमस्कार करो। तो ऐसा कोई रियाज कि चलो आपको उतना टाइम नहीं मिल रहा है तो कम से कम इतना करो। पहले तो मैं रियाज का इंपॉर्टेंस बता सही देता हूँ। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है संगीत में, आपको सीखना सिर्फ 10% होता है। आप भी सीख रहे हो, हाँ, आप विशारद में हो आज, हम लोग कितने बंदिशें वही बंदिशें बार बार गाते हैं, वही राग हम लोग बार बार गा रहे हैं। अल्टीमेट चीज कहाँ पर आके रुकती है? रियाज। रियाज। तो कहने का मतलब ये कि 10% सीखना और 90% प्रैक्टिस करना है। करेक्ट। लेकिन आज क्या हो रहा है, लोग 90% सीखने जाते हैं। इसका वीडियो, उसका वीडियो, नितिन ने कैसा गाया है, विशाल सर ने कैसा गाया है, इसने कैसा गाया, वो बड़े टीचर ने कैसा गाया, वो खुद का 90% जो देना है रियाज में वो भूल जाते हैं। हाँ, तो मैं आपको यही कहूंगा, एक ही टिप दूंगा यहाँ पर। अभी तो मैं आपको रियाज नहीं बता सकता हूँ सही क्योंकि ये हम लोग आज पॉडकास्ट कर रहे हैं, कभी हम लोग म्यूजिकल प्रॉपर पॉडकास्ट करेंगे कभी फिर से एक बार। Correct. लेकिन मैं आपको एक इन शॉर्ट एक हिंट दे देता हूँ कि आप 10% सीखो और 90% आप रियाज करो। सही बात। मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया था कि आप रोज, कोई भी प्लेयर मैच नहीं खेलता है, वो कोर्ट में जाता है, वो अपना प्रैक्टिस करता है, कोई क्रिकेट ग्राउंड पे जाता है, वो अपना प्रैक्टिस करता है। म्यूजिक इज लाइक स्पोर्ट्स ओनली। यहाँ पर आपको ब्रीदिंग, आपका हेल्थ, आपका गला, ये सारे पहलू आते हैं, सिर्फ गला नहीं है। पंडित भीमसेन जोशी जी कुश्ती खेलते थे, या फिर चीजें मैंने ऐसे सुनी उनके बारे में। क्यों? क्योंकि आपका फिजिकल स्ट्रेंथ भी उतना अच्छा होना चाहिए। सही बात है। सो मैं यही कहूंगा कि रियाज बहुत इंपॉर्टेंट। रियाज के बहुत सारे पहलू हैं। गले का रियाज हो सकता है, ब्रीदिंग का रियाज हो सकता है, ऊंचे सुर कैसे ले जाए उसका रियाज हो सकता है, गले में फिरक कैसे लानी उसका रियाज हो सकता है, तानों का रियाज हो सकता है, शब्दों का रियाज हो सकता है। सही बात। तो रियाज के तो बहुत सारे टाइप हैं, और ये रियाज ही इंपॉर्टेंट है। आप जैसे मैंने आपको कोई चीज़ बोली क्लास में कि विशाल सर आपको ये चीज़ है सा, आपको 100 बार घर पे जाके गाना है। सही बात। तो उसके पीछे कुछ कारण है। हाँ, जब आप ड्राइंग सीखने जाते हो, आपको पहले सिखाया जाता है कि सीधी लाइन कैसे करें, हाँ, राइट। सही आप हाथों में आपको कंट्रोल कैसे है, वैसे गले में भी कंट्रोल है। हाँ, गले में कंट्रोल लाना तो और भी डिफिकल्ट चीज है। तो पहले वहां से शुरुआत होती है, सिर्फ गाना गाना नहीं है। तो उसके इतने सारे पहलू है, इतने सारे रियाज है, वो रियाज सीखने जरूरी है। फिर आपका गाना अपने आप ही अच्छा होगा। सही बात है। और आपका जो हर एक का जैसे फिंगर प्रिंट है, वैसे सबकी आवाज भगवान ने अलग दिए हुए हैं। तो इट्स वो आपके नसीब के ऊपर है, आप कहाँ कितने ऊंचाई पर जा रहे हो, आप कहाँ तक पहुंच रहे हो। और मैंने पहले भी बोला कि लाइकिंग, अब किसी को बॉलीवुड में जाने की या फिर फिल्मी गाने की लाइकिंग ही नहीं है। आप मेरा ही एग्जांपल ले लो, आप मुझे 12 साल से जानते हो, तो मैं बॉलीवुड बहुत कम गाता हूँ। मुझे क्लासिकल पसंद है, मुझे टीचिंग करना ही पसंद है। सही बात। तो हर एक का लाइकिंग होता है। करेक्ट। लेकिन आप जब रियाज करोगे तो ही आप संगीत में आगे जा पाओगे। अगर आपका सीखना 90% है और रियाज 10% कर रहे हो, तो आप 15 साल, 20 साल, 25 साल, ऐसे लोग भी है मेरे पास, मैं उनको जानता हूँ, मैं उनको बचपन से जानता हूँ, लेकिन आज टिल डेट तक वो ना ही कोई डिग्री कंप्लीट कर पाए, ना ही विशारद हो पाए, या फिर ना किसी स्टेज पे जाके वो गा पाए। सही बात है। और ओमकार से हम जो शुरू करते उसका इम्पोर्टेंस, और कोई अगर उसके पीछे साइंस है कि
जस्ट ऐसे ही क्योंकि हम भगवान का नाम लेके शुरू करना चाहिए इसीलिए ओम, क्योंकि संगीत को भी उतना ऊंचा स्तर दिया जाता है, या उसका कहीं ना कहीं रियाज से भी इसका स्पिरिचुअल भी है थोड़ा सा। बेसिकली स्पिरिचुअल में ओम इसीलिए यूज भी करते हैं, जैसे सरस्वती का बीज मंत्र एम, थोड़ा फनी लगेगा सुनने के लिए, लेकिन बहुत सारे पॉडकास्ट है उसके ऊपर, बहुत सारे टीचर्स ने भी यूट्यूब पे भी कवर किया है। तो वहां से वो आओ उ अम, अच्छा, तो उसमें 3 चीजें आपकी कवर होती है, आपका चेस्ट, आपका गला और आपका हेड वॉइस। लास्ट में आप हमिंग करते हो, राइट। तो वो करने से एक आपका वार्म अप हो जाता है, एक क्लीन वॉइस कहा जाता है बनता है। जैसे मैं लता मंगेशकर जी है, उनके बारे में मैंने सुना था कि वो हर एक सुर में ओमकार का रियाज करते थे, तो वो आपका क्लीननेस बढ़ता है। करेक्ट। जैसे आप थोड़ा सा जब हमिंग भी आता है ओम में, लास्ट वाला जो वर्ड है हमिंग वाला, तो उससे क्या होता है, वाइब्रेट होता है। तो वाइब्रेशन से क्या होता है, बार बार वाइब्रेट होने से चीज गर्म हो, जैसे आपका फोन है वाइब्रेट हो रहा है तो थोड़ा गर्म हो जाता है। सो लाइक दैट कि आप जब भी रियाज की शुरुआत करते हो तो ओम से करते हो, और ये सारी चीजें आपको गला आपका क्लीन करने में, आपको वार्म अप करने में बहुत यूजफुल है। लेकिन उसके स्पिरिचुअल भी बहुत मायने हैं। करेक्ट। और मैंने जैसे बोला कि वो सरस्वती जी का बीज मंत्र ही ऐं है। सो साइंस भी है और स्पिरिचुअल, साइंस भी और स्पिरिचुअल भी है। करेक्ट। तो ओम का बहुत इंपॉर्टेंस है। बहुत इम्पोर्टेंट। और उसको प्रैक्टिकली जब हम गाएंगे, कभी हम लोग प्रैक्टिकल पॉडकास्ट करेंगे, जब नेक्स्ट टाइम करेंगे तब मैं उसको ये सारी चीज़ें ज़रूर कवर करूँगा, सिर्फ रियाज के ऊपर। करेक्ट। लेकिन रियाज पे हम जरूर लेकिन ओमकार बहुत पुराना और बहुत इम्पोर्टेंट रियाज है संगीत में। सही बात। अभी सिर्फ ये तो मैं तो जानता हूँ, बट कभी किसी ने सुन लिया उसको थोड़ा तो कम से कम पता होना चाहिए। हम बार बार 7 सुर कहते हैं, लेकिन आप बताइए कि एक्चुअली कितने सुर अगर प्रॉपरली टेक्निकली बोले तो होते, तो कम से कम उतना तो म्यूजिक वालों को पता होना चाहिए। जैसे कि अभी जो सीखते हैं उनको तो पता ही है। करेक्ट कि टोटल 12 स्वर होते हैं। सही बात। 7 शुद्ध होते हैं, 4 कोमल होते हैं, 1 तीव्र होता है। इट्स वेरी बेसिक। जब आप सीखते हो उसी में तो ये चीजें पता थे। लेकिन तो भी आज अगर यहाँ पर आप पूछोगे कितने स्वर, तो बोलेंगे 7 स्वर होते हैं। तो कहने का मतलब है कि वो अवेयरनेस आने के लिए आपको सीखना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं स्कूल में भी पढ़ाता हूँ, तो मुझे लगता है कि स्कूल में ये सारी बेसिक चीजें कवर होनी चाहिए। एटलीस्ट बेसिक चीजें, बेसिक रिदम्स, बेसिक सुर, सही बात, बेसिक थियरी। तो उससे क्या होगा कि और प्योरीफाई होते जाएगा। सही बात। संगीत जैसे कि मैं किसी स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ पर मैं कोई गाना सिखा रहा हूँ, कोई जिंगल सिखा रहा हूँ, तो वो जैसे टीवी पे सुन के गाते हैं वैसे वो गाएंगे। जैसे बस उनके सामने एक लाइव इंसान बैठा है गिटार लेके और वो गा के बजा रहा है। करेक्ट। और गा रहा है। उसके बदले अगर आप बच्चों को बेसिक थियरी पढ़ा रहे हो, बेसिक सुर कितने होते हैं, कोमल स्वर क्या होता है, शुद्ध स्वर क्या होता है, बेसिक ताल क्या होता है, बस उसने फर्स्ट सेकेंड ईयर में भी सीख लिया तो लाइफ टाइम याद रहेगा। क्योंकि बच्चों की मेमोरी तो बहुत स्ट्रांग होती है, आपको भी पता है। तो इससे क्या होगा, आगे जाके अवेयरनेस बहुत बढ़ेगा। अच्छा संगीत लोग प्रोड्यूस कर पाएंगे, अच्छा संगीत लोग गा पाएंगे। और मैं आपको ये भी बोला, आप भले गा भी नहीं पाओ तो आप उस संगीत का आनंद ले पाओगे। संगीत से गा के ही नहीं आप आनंद लेते हो, आप सुन के भी बहुत आनंद आता है आपको। लेकिन जब समझ के सुनते हो तब का आनंद बहुत अलग होता है। इसलिए कहा जाता है क्लासिकल का आनंद लेने के लिए भी क्लासिकल जरूरी। जी, भीमसेन जोशी ये बोलते ही थे कि आपको संगीत का आनंद लेना है तो आपको थोड़ा बहुत शास्त्रीय संगीत का आनंद लेना है, तो शास्त्रीय संगीत थोड़ा बहुत सीखना जरूरी है। इससे मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट एक पहलू ध्यान में आता है कि नॉर्मली हमारे टाइम पे, आप करीबन उससे 5-6 साल बाद के हो, तब तो वो इंजीनियर, डॉक्टर, वही सब डिग्री अपने पेरेंट्स सोचते थे और डिफरेंट कहे जाते थे कि जो इसमें करियर बनाए। आज हो सकता है कि लोग, लेकिन उस वक्त आपके डैड ने हालांकि करियर के हिसाब से नहीं सोचा होगा, लेकिन कंप्लीट कराया। तो ये उनके पिताजी, मतलब उतने पीछे से वो आ रहा है आपके जनरेशन में, इसीलिए, या उनको कुछ आपने बोला ज़रूर कि वो उनकी इच्छा थी, रह गई वगैरह, लेकिन फिर भी ये बहुत ही अच्छी बात है कि उस वक्त जब कॉमन डिग्रीज ये कहे जाते थे, उसमें आपने म्यूज़िक। इसके ऊपर
अलग लोगों के अलग अलग चीज़ें हो सकती है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि म्यूज़िक में बहुत अच्छा करियर हो सकता है। अच्छा। लेकिन उसमें बहुत सारे पहलू की, एक तो आप बहुत अच्छे ग्रेड के आर्टिस्ट होने ज़रूरी है। आप सिर्फ बोल रहे कि मुझे म्यूज़िक में करियर करना है, तो आपको चीज़ें आनी चाहिए, आप उतने फाइन होने चाहिए एक चीज़ में। जैसे कि आप, मैं वोकलिस्ट हूँ, तो मैं टीचिंग कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल, तो मैं अच्छे से सिखा पाऊँ उतनी एबिलिटी मेरे में होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप ये फील्ड चूज़ करने से पहले आप बहुत फाइन होने बहुत ज़रूरी है। भले आप टीचिंग में हो, आप सिंगिंग में हो, या फिर आप गिटार प्लेइंग में हो, या फिर आप तबला प्लेयर हो, आप रिदमिस्ट हो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से आपको रेवेन्यू मिल सकता है। आप टीचिंग कर सकते हो, आप स्कूल में टीचिंग कर सकते हो, आप शोज़ कर सकते हो, आप रिकॉर्डिंग्स कर सकते हो, आप कंपोजर बन सकते हो। बहुत सारे, जैसे कि नहीं एक ही है, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। करेक्ट। लेकिन उसके लिए आप एक चीज़ में फाइन होना बहुत ज़रूरी है, तब आप इसको चूज़ करते हैं। जब मैंने इसको चूज़ किया, तो एक फ़नी किस्सा मैं आपको बताता हूँ। मेरे बहुत खास दोस्त हैं, उनको ये सब पता है। मैं जॉब कर रहा था एक गवर्नमेंट साइट पे, टेम्प्रेरी जॉब था आफ्टर माई 12th वैकेशन में, और मैं कॉलेज में करस्पॉन्डेंस कर रहा था, तो इस वजह से मेरे पास वक्त था, तो मैंने एक गवर्नमेंट ऑफिस ज्वाइन किया जहाँ पर मुझे डाटा एंट्री का और टाइप थोड़ा काम करना था। और उस टाइम पे, जैसे आपने शुरुआत में भी बोला, आपको पता है कि मैं क्लासेस भी ले रहा था तब, और मैं काफ़ी नॉमिनल चार्ज कर रहा था क्लासेस में, लेकिन तब तक मेरे पास एक 5-10 क्लासेस हो चुके थे एट द माई एज ऑफ 18। अच्छा। सो 18-19 जो भी है। तो वहाँ पर मैं जब जॉब करने जाता था, मैंने लगभग 6 महीना जॉब किया होगा मैंने वहाँ पर। मुझे उस टाइम पे कुछ 3,000 एंड समथिंग कुछ सैलरी थी, और उसके लिए मैं 8 घंटा 9 घंटा मैं काम कर रहा था। फिर मैंने कंपेयर करना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया, मेरे क्लासेस थोड़े बढ़ गए, और एग्जैक्टली मेरी इनकम उससे कहीं गुना थोड़ा बढ़ गई, और वो करने के लिए मुझे सिर्फ दिन में 2 घंटा ही काम करना पड़ता था। करेक्ट। तो फिर मैंने तभी सोचा कि यार, हाँ, लेकिन इसके पीछे मेरे घर वालों का भी बहुत सपोर्ट है, मेरे मॉम डैड का भी, कि उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं ये चीज़ करने के लिए। लेकिन ये, हाँ, यही सवाल आपका था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों से ज़्यादा उनके जो पेरेंट है, वो ही शायद नहीं चाहते कि बच्चा मेरा फुल टाइम क्या करता है बताए, इसमें क्या होना है, तो गाना गाता है, ऐसा थोड़ी बताए। या फिर उनका सक्सेस होने का रेशियो, मतलब वो इंडियन आइडल में जाके गाए, या फिर वो किसी बड़े स्टेज पे जाके गाए, तो ही सक्सेस है। बट कोई इंजीनियर लड़का, मैंने मेरे दोस्त देखे हैं जो अगर वो 50,000 की नौकरी कर रहा है इतना साल देने के बाद, तो लेकिन वो सक्सेसफुल है। लेकिन एक बंदा गाना गा के अगर कुछ पैसे कर रहा है, या फिर एक्टिंग करके कुछ चीजें कर रहा है, तो समाज में वो सक्सेसफुल नहीं होता है। तो ये पेरेंट के दिमाग से निकालना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एजुकेशन द्वारा हो सकता है, लेकिन वो एजुकेशन से ही होगा। मोदी जी, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को क्रेडिट नहीं दूंगा, ओवरऑल मतलब जो सिस्टम चेंजेस आ रहा है उसमें मैंने सुना है कि म्यूजिक उस ऑर्गेनाइज्ड स्टडी का पार्ट हो रहा है। तो उसमें अपॉर्चुनिटी आनी दिखेगी तो पेरेंट्स का भी सोच बदलेगा। तो जैसे आपने कहा, जरूरी नहीं कि एक ही फाइनल आउटपुट है बॉलीवुड सक्सेस, हाँ, तो या इनकम के और कई। आज के डेट में अभी भी लोग एंटरटेनमेंट के हिसाब से ही देखते कि मैं पार्ट टाइम कुछ कर लूँ, मंडे टू फ्राइडे मैं जॉब करूंगा, सैटरडे संडे में शोज करूंगा, या फिर क्लब शोज करूंगा, या फिर मुझे जो भी है। करेक्ट। लेकिन आप उसे फुल टाइम, एक तो फुल टाइम कर सकते हो, लेकिन अगेन उसके लिए एक आपका फाइन होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फिर आपको लगेगा कि नहीं हो रहा है, फिर आप लोगों को सुनोगे, अरे मैंने म्यूजिक में इतना साल दिया लेकिन मेरा हो नहीं पाया। दूसरों को भी डिस्करेज करोगे। या फिर मैंने अभी भी बोला कि मैं बॉलीवुड बहुत कम गाता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं गा नहीं सकता हूँ, आपको भी पता है। मैं गिटार प्ले करता हूँ, मैं तबला भी प्ले कर रहा हूँ, मैं बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट भी प्ले करता हूँ, लेकिन आज भी मैं टीचिंग करता हूँ। दैट इज़ माई फोर्टे, जो मुझे दिल से अच्छा लगता है। सही बात। किसी को सिखाना। तो आपको कभी कभी दिल से लगेगा कि मुझे सिंगर ही बनना है, तो आप उसको फाइन हो के आप वहां से भी। मेरे बहुत सारे ऐसे लोग देखे मैंने, उसके छोटे छोटे दूसरे पहलू होते, टीचर के छोटे छोटे दूसरे पहलू होते। उसके लिए जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़े स्टेज पे जाके, इंडियन आइडल में जाके ही आप जब फेमस होगे तभी आप उसमें करियर बना पाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सही बात। तो आप इसमें अच्छे से करियर कर सकते हो, लेकिन अगेन आपको फाइन होना पड़ेगा। सही बात। अब उन लोगों के लिए कि जो, चलो क्योंकि म्यूजिक है, आनंद के लिए भी जैसे आपने कहा,
उसको लिया जा सकता है। तो ये है करियर, और एक है कि चलो मुझे नहीं करियर बनाना है, लेकिन मुझे उसको अच्छे से एंजॉय करना है। तभी भी आप कहोगे फिर भी थोड़ा सीख लेना ही अच्छा है। ऑफकोर्स सुनने के एंजॉयमेंट के लिए तो सीखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसको थोड़ा बहुत खुद के गाने के लिए गाना है। तो देखो, अगर आपको गाना अच्छा लगता है तो आप फिर वो रेडियो पे टीवी पे सुन के भी आप उसको एंजॉय कर सकते हो। आप क्लास तक या फिर टीचर ढूंढने तक आ रहे हो तो थोड़ा इसका मतलब आपको सीखना है। हाँ। तो मैं लोगों को एक डायलॉग हमेशा बोलता हूँ। हम्म, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, आपको भी पता है, जो 60 प्लस है, 55 प्लस है, जो रिटायरमेंट के बाद आ रहे हैं। मैं उनको एक चीज़ बोलता हूँ, हंसते हंस के बोलता हूँ कि आप जो ये लड़का छोटा बच्चा फीस दे रहा है उतना ही फीस आपको देना है, उतना ही टाइम आपको देना है। तो फिर आपको हॉबी के लिए क्यों सीखना है? प्रोफेशनली सीखो। हाँ सही बात। अगर सामने वाला बंदा प्रोफेशनल है, सामने वाला टीचर प्रोफेशनल बैठा है, तो क्यों? तो आपको हॉबी के लिए क्यों सीखना है? तो हॉबी की हॉबी भी हो जाएगी हाँ, लेकिन और आप प्रोफेशनली सीखोगे। लेकिन आप एज ए हॉबी आओगे तो आप कभी सीख नहीं पाओगे, क्योंकि आप उतना फोकस नहीं रहोगे करेक्ट करेक्ट। कि तो आप बोलोगे अरे मैं तो हॉबी के लिए आया हूँ, रियाज किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया। तो पैसे वेस्ट करो, पैसे और टाइम टाइम दोनों आपका जा रहा है। तो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, जब आप क्लास तक जाते हो किसी भी, तो आपको प्रोफेशनली ही सीखना चाहिए। भले वो आपको आए ना आए, आपको जल्दी आए उसमें से या इनकम फिर हो लेट ना आए, हो, लेकिन हाँ उसमें से आपको जो भी अचीव करना है या फिर नहीं करना है, भले आपको आनंद ही लेना है, लेकिन आनंद भी आप प्योरेस्ट चीज़ का ही लो। सही बात। कि हाँ यार ये मुझे समझ में आया तो मुझे आनंद आ रहा है उसमें से। करेक्ट करेक्ट। सिर्फ पैसों के लिए नहीं कर रहे, ये हमारा अंदर से एक है भी। जब आप एक 10-15 साल डालते हो और जब आपको संगीत इतना कुछ दे देता है, तब आप सोचो कि आप भी कुछ रिटर्न्स दो। इट्स नॉट अबाउट ओनली मनी, कि आप संगीत को कैसे अच्छे तरीके से फैला सकते हो, करेक्ट करेक्ट। और कैसे आगे लेके जा सकते हो। मैं अच्छे से जानता हूँ कि जब मुझे मेरे टीचर चाहिए थे, मुझे अपग्रेड करना था, तो मेरे मॉम डैड को, मेरे अंकल को बहुत घूमना पड़ा, तब जाके कहीं पर हम गए। और जो मेरे गुरुजी है श्री राजेश प्रांस पे जी, तो उनके पास मैंने सीखा। लेकिन वो टाइम कितनी तकलीफ होती थी ढूंढने के लिए, वो तकलीफ आज बच्चों को ना हो। मैं यही मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें तो ही सिर्फ हम लोग पॉडकास्ट करके मतलब नहीं, हम लोग बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन आप उसके लिए क्या कर रहे हो प्रैक्टिकली, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही बात है, सही बात है। कि आप टीचिंग आगे लेके जाने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए, मैं तो इसके आगे ये भी बोलता हूँ कि अगर रिमोट एरिया है और वहाँ पर टीचर की ज़रूरत है, तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी वहाँ पर हमारा एक फैकल्टी भेजने के लिए रेडी है, मंथ में एक बार। अच्छा, एज ए एनजीओ टाइप। सही बात। मैंने बीच में भी ये चालू किया था कि जो बच्चे बहुत होनहार है और उनको सीखना है शास्त्रीय संगीत और उनको कुछ करना है इसमें, तो मेरे पास आप आ जाइए। बेसिक फॉर्मेलिटी कंप्लीट करनी पड़ेगी, आप आ जाइए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाएगा। तो आपको संगीत आगे लेके जाना है तो आपको खुद को भी करना पड़ेगा, सिर्फ बोल की चीज़ें नहीं होगी। सही बात। और अगर नॉर्मल आपको ट्रेडिशनल मॉडल में आपको ढूंढते हुए किसी को सीखना है, तो आपके क्लासेस कहाँ चलते हैं बम्बई में? अभी फिलहाल हमारे क्लासेस विक्रोली में चलते हैं, विक्रोली ईस्ट में। वेरी गुड। कन्नवा नगर है, जो पॉडकास्ट के एंड में आप एड्रेस में आपको दे दूंगा, आप दे दीजिए डिस्क्रिप्शन में। तो फिलहाल विक्रोली में अपना ब्रांच है जहाँ पर हम लोग क्लासेस लेते हैं, और अपना कंसेप्ट ही डोर स्टेप पे जाने वाला है। उस वजह से फ्रेंचाइजीज अपने कम है, बट आपको आपके किसी टाउनशिप में चालू करना है तो वो नेक्स्ट डे या 2-3 दिन में आप तुरंत चालू कर सकते हो। कंसर्न ऑफिस बेरर से आप मुलाकात कर लोगे और बस हमारे मैनेजर है, आप उनसे बात करके जो भी चीज़ें होती है ये बहुत तो बढ़िया कर सकते हैं। म्यूजिक एट योर डोर स्टेप, ये काफ़ी लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व जी कर सकता है। क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी, बहुत सारे लोग, बहुत सारे फेमस एकेडमीज भी, मैं नाम नहीं लूँगा, ऑनलाइन सिखाया जाता है, 20-20 बच्चे बैठते हैं। लेकिन अगेन मैं हमेशा बोलता हूँ, जो पर्सनल टच होता है, जो फिजिकल क्लास होता है, जो 1-on-1 क्लास होता है, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। ये तो मैं लोगों को बोलता हूँ, जब आपके पास मजबूरी है, मेरे पास भी यूके, यूएस से, कनाडा से क्लाइंट है, सिंगापुर से क्लाइंट है, लेकिन वो यहाँ पर सीख के गए हैं, मजबूरी है, तब आप करो, दैट इज फाइन। सही बात। आप नहीं आ पा रहे हो, मैं लोगों को बोलता हूँ एटलीस्ट आप 2 दिन ऑफलाइन आइए, लेकिन आप थ्रू आउट पूरा संगीत आप ऑनलाइन कैसे सीखोगे? सही बात।
नहीं वो मैं बंदी से सीख जाओगे, रियाज सीख जाओगे, आप ताल पे गाना है, वो फील से गाना है, वो चीज़ आप नहीं कर पाओगे। उसके लिए वन ऑन वन वन- होना हाँ। बहुत ज़रूरी है। फील आने के लिए 1-on-1 रहना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम लोगों के पास जा रहे हैं तो एक संगीत के लिए सेवा भी हो जाएगी कि हम लोगों के पास जा रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं। उसमें से जिनको सीखना है वो बच्चे सीख जाते हैं, सही बात है। जिनको नहीं सीखना है, जैसे आपने बोला, जो हॉबी के लिए आते हैं, मैं उनको चीज़ समझाता हूँ कि हॉबी मत कीजिए, इसको अपना पैशन बनाइए और आगे जाइए। प्रोफेशनली और जो उसको पैशन नहीं बना तो वो छोड़ ही देता है। छोड़ ही देता है। सही बात है। आप इसको विदेश में भी लेके जाना चाहें? कई बार सुना है कि इंडिया की कई चीज़ इंडिया वैल्यू करते हैं, उससे ज़्यादा बाहर की कंट्री वैल्यू 100%। आप देखिए, अगर आप पिछले 20-25 साल का अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे, अभी अभी श्री जाकिर हुसैन साहब का देहांत हो गया। वो उन्होंने यूके में इतने साल वो रहे, वहाँ पर उन्होंने बहुत शागिर्द बनाए होंगे, शोज़ किए होंगे, बहुत लोगों को सिखाया होगा। फिर आप श्री रविशंकर जी है सितार वाले, वो भी वहाँ पर जाके यूएस में जाके सेट हो गए। क्यों? क्योंकि वैल्यू फॉरेन कंट्रीज का है कि वो कोई भी चीज़ डेप्थ में जाके समझने की कोशिश करते हैं और उसकी वैल्यू करते हैं। जैसे मेरे पास आज फॉरेनर स्टूडेंट्स भी हैं 2-3 जो मैं उनको सिखाता हूँ, तब उनका सीखने का तरीका बहुत अलग, पूछने का तरीका भी बहुत अलग होता है। हर 15 मिनट्स के बाद वो पूछेंगे हम लोग ने जो किया उसका ये ऐसा है, वो वैसा है, ऐसा क्यों है। सही। लेकिन ये अपने यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अपने लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन आज भी हम लोग उसको एंटरटेनमेंट जब देखते हैं तो हम लोग फिर क्वेश्चंस कम करते हैं। मैंने वही बोला ना, जब आपका पैशन होता है तब पूछते हो, और आपको जब आपको हॉबी है तो आप नहीं पूछते हो। सही बात। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं जो फॉरेन कंट्रीज में जाके सेटल हो गए, उसका रीजन ही यही है। सही बात। कि अच्छी वैल्यू आपको आपके आर्ट की मिल जाती है वहां पर। सही बात। टर्म्स ऑफ पैसे नहीं, एक आर्टिस्ट को क्या चाहिए कि मैं जो सिखा रहा हूँ, मेरा स्टूडेंट अच्छा करके आ रहा है, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मेरे दिल को खुशी हो रही है। आज अच्छा और बुरा स्टूडेंट दोनों भी सेम पैसे देने वाले हैं आपको, लेकिन अच्छा हमेशा दिल के करीब होता है क्योंकि रियाज करके आ रहा है। सही बात। और आप उसको और 4 चीजें ज्यादा सिखाते हो। लाइक दैट। तो कंट्रीज में भी वैसा है कि अगर कोई कंट्री या फिर कोई लोग आपको ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं तो ऑफिस आप 4 चीजें उनको ज्यादा बताओगे और वहां पर आप सेटल हो जाओगे। सही बात है। सही। तो लाइक इसलिए बहुत सारे लोग, जैसे कि मेरे गुरुजी है राजेश परांजपे सर, तो मुझे लगता है जब मैं विशारद हुआ 2009-10 वो यूएस चले गए, वो वहीं पर है। करेक्ट। तो वही होगा कारण। हाँ, कारण यही है कि वैल्यू। सही बात। अच्छी वैल्यू जब आपको मिलना स्टार्ट हो जाती है तो आप वहीं पर सेट होने की कोशिश करते हो। अब लास्ट में एक ज़रूर वो हम बिजनेस एंगल से वो पूछते सवाल कि कई होते हैं जिन्होंने या तो नौकरी छोड़नी होती है, अंदर से बिजनेस करना होता है, या कोई स्टार्ट ही कर रहा है और कंफ्यूज्ड है, बिजनेस नौकरी, इच्छा बिजनेस की है लेकिन डर लगता है। कहीं ना कहीं आप म्यूज़िक में अपनी तरह से, म्यूज़िक का बिजनेस नहीं बोलूँगा बट वो फ्रीलांसिंग है, तो जॉब तो नहीं कर रहे हो, तो वो एनकरेजमेंट के लिए भी है पॉडकास्ट है कि अगर नौकरी कोई बुरी बात नहीं, लेकिन अगर वो स्टेप नहीं ले पा रहे हो तो मतलब नौकरी छोड़ के या छोड़ के या फिर या सोच रहे हो करना तो जॉब लेकिन फिक्स्ड इनकम नहीं है, तो उनके लिए आपका चाहे वो दूसरी फील्ड में क्या गाइडेंस हो? मैं ये चीज़ में ऐसा सोचता हूँ कि जब मैंने शुरुआत की तो मेरे पास वक्त बहुत था। मैं 17-18 साल का था, मैंने पॉकेट मनी के लिए क्लासेस लेना शुरुआत की। मुझे भी पता नहीं था कि मैं इतना करूँगा और शोज़ करूँगा, टीचिंग करूँगा, और मैं जो भी मेरी परिस्थिति थी उससे ऊपर आऊँगा। लेकिन अगर आप 25 साल के ऊपर हो तो मैं यही सजेशन दूंगा, पहले आपका जो साइड बाय साइड म्यूजिक में करने वाले उसमें आप अच्छे खासी आपकी पकड़ बनाओ, उसका एक रेशियो सेट करो कि अगर मैं यहाँ पर 100 रुपीज कर रहा हूँ तो यहाँ से एटलीस्ट मैं 75 तो करूँ, तब मैं इसको छोड़ दूँ। क्योंकि आपके पास 17 से 25 का R&D वाला टाइम नहीं रहा। देखो पहले के समय, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, पॉडकास्ट थोड़ा आपका लंबा होता रहेगा, लेकिन जब हम छोटे थे तो हमारे मॉम डैड हमको बोलते थे कि अभी तेरी छुट्टी चल रही, हाँ थोड़ा काम करने जा, तू ये काम कर ले, तू वो काम कर ले, सेल्समैन का काम कर ले, ये कर ले, वो कर ले। बहुत होता था पहले कि खुद का पॉकेट मनी खुद कर ले, तेरे को मोबाइल लेना तो थोड़ा सा काम कर ले। तो वो
टाइम बच्चों को नहीं मिल रहा है अभी, वो ना ही वो कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे स्टडीज में बहुत व्यस्त हैं। वेकेशन में भी उनको ये क्लास वो क्लास, सीटी आ गया, ये आ गया, वो आ गया, बहुत कुछ हो जाता है। तो अगर आपके पास वो टाइम है तो आप उसमें R&D कर सकते हो कि चलो मैं पढ़ते पढ़ते 2 क्लास लूंगा। तो अगर आपको म्यूजिक में कुछ करना है, और जो यंग बच्चे हैं मैं उनको बोलना चाहूँगा, अगर वो सीख भी रहे हैं तो करते करते आप शोज और आपका टीचिंग चालू कीजिए। फिर क्या आपको जो आप 24-25 साल का जो आपका टाइम होता है वहां पर आप सेट हो जाते हैं। लेकिन जब आप 25 से 30 आप जाओगे तो फिर वो टाइम आपका थोड़ा मैच नहीं हो पाएगा। आपको बहुत सारी चीजें आ जाती है, आपको शादी करनी है, आपको घर लेना है, आपको गाड़ी लेनी है, बहुत कुछ हो जाता है। सही बात है। तो मैं ऐसा रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप 25 के बाद वाले हो तो जॉब छोड़ के तुरंत ये करो। अगर आप शोज करते हो तो आपको एटलीस्ट वीक के 4 शो 3 शो होने चाहिए, तब आप कर सकते हो। और ऐसा साल भर होना चाहिए, 2 साल होना चाहिए, तब आपकी जॉब छोड़ो। सही बात है, सही बात। तो उसके लिए आप ऑप्शन है कि आप मंडे टू फ्राइडे जॉब कीजिए, सैटरडे संडे आप धीरे धीरे आपका ये बिल्डअप कीजिए। धीरे आप शोज कर रहे हो, आप क्लास कर रहे हो, तो फिर थोड़े थोड़े क्लास लेना शुरू, जब फिर आप खुद कंपेयर करोगे। सही बात। या फिर आप ऑफिस में से आके आपको 1 घंटा टाइम मिल रहा है, मैंने ऐसे लोग भी देखे थे कि 8 बजे तक आ जाता हूँ तो एक बैच ले लेता हूँ, या फिर एक शो कर लेता हूँ 2 घंटे का नियर बाई। उसमें से इंक्वायरीज बढ़ने लगी। हाँ, नियर बाई बहुत सारे प्लेटफॉर्म से जहाँ पर आप आपके ऐड कर सकते हो। नियर बाई एरियाज में आप 2 घंटे का शो कर सकते हो, सर्विस दे सकते हो। तो वहां से आपका ग्रो होगा। और जब आपको लगेगा कि नहीं यार अब ये बैलेंस उल्टा हो रहा है, मैं ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे आ रहा है, तब आप छोड़ दो। तो एटलीस्ट जो आपकी अभी की इनकम है उससे आप 70-75% तक तो पहुंचे हो, तब आप ये चीज़ कर सकते हो। या हाँ, अगर आपको शुरुआत से ही म्यूजिक करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। सही बात। क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चा 12th स्टैंडर्ड तक मैच्योर्ड हो जाता है। जब फर्स्ट ईयर में आता है, कॉलेज जाता है, तो उसको चीज़ें समझ में आती है। तो वहाँ से ही आप अपना, कॉलेज से आ रहे हो आप अपना टीचिंग कर रहे हो या फिर आप अपने शोज कर रहे हो, तो सीधा स्टार्ट। हाँ, लेकिन एक चीज़ मैं स्पेसिफिकली मेंशन करूँगा कि आज कल का ज़माना बहुत कॉम्पिटिटिव है। पहले कैसे होता, किसी गाना गा लिया हो गया या फिर हारमोनियम बजा लिया हो गया। मैं बोलूँगा एटलीस्ट सिंगर को एक इंस्ट्रूमेंट कोई भी आना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको तो पता है कि मैं प्रोफेशनली हारमोनियम बजाता हूँ, तबला बजाता हूँ या फिर गिटार भी बजाता हूँ। तो उस चीज़ का आपको फ़ायदा बहुत होता है। तो इसमें करियर जब आप कर रहे हो तो एक चीज़ पक्की करना कि आपको 2-3 चीज़ें आए। एक चीज़ प्रोफेशनल आए और उसके साथ 2-4 चीज़ें आप कर पाए, रीजनेबली वेल कर पाए। हाँ, कि अगर मुझे शो के लिए जाना है तो मैं गिटार बजा के मैं गा पाऊँ, मुझे कोई गिटारिस्ट हायर ना करना पड़े। तो ये चीज़ें भी मैटर करती है। सही बात है, सही बात। कि किसी को हायर करना और आप खुद से कर लेना, चीज़ करना, बहुत फर्क है। तो ये चीज़ें भी करियर के हिसाब से बहुत काम में आती हैं। सही बात। ऐसा लगेगा किसी बोल रहे हैं तो बहुत लोग बोलते हैं ऐसा, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप देखोगे कि मुझे शो करना है, मुझे 10 रुपीज़ का शो है, तो अगर उसमें से 4 रुपीज़ मुझे गिटार वाले को देने हैं तो क्या मतलब है। लेकिन यही अगर मैं खुद गिटार बजा के मैं गा लूँ, हारमोनियम बजा के गा लूँ, तो मेरे उतने पैसे बचेंगे। तो ये पहलू है बेसिकली। सही बात, सही बात। लेकिन अगर आपको करियर करना है म्यूजिक में तो आप जितना यंग टाइम से कर सकते हो उतना करो। आप 25-26 आने तक आप सेट हो जाते हो। और आप सोच रहे हो कि आप छोड़ के कर रहे हो तो बैलेंस करके, और आप 25 और 35 के बीच में हो तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप जॉब छोड़ के ये करना। फिर आप वो बैलेंसिंग देखना। सही बात कि मैं कितना कब वो अचीव कर पा रहा हूँ। करेक्ट। कि प्रोज और कॉन्स हर एक चीज़ में, जैसे जॉब में वैसे यहाँ पर भी है। सही बात। या फिर एक दूसरी चीज़ है, आप 35-40 तक अच्छा खासा आपने आपका फंड बना लिया है और अब आप कर सकते हो। जो सिचुएशन 18 में थी तभी भी आपके पास हारने के लिए कुछ नहीं था, और यहाँ पर भी आपको 40s में आपके पास बहुत कुछ है और आपको ठीक है, मेरे पास पैसे है तो अब मैं कर रहा हूँ। सही। तो लेकिन ये जो बीच 25 to 35 वाला जो टाइम पीरियड है उसमें थोड़ा सा बैलेंस देख के आपको करना बहुत ज़रूरी है। चलो, बहुत ही बढ़िया लगा। और आपने बोला वैसे हम एक म्यूजिक अंडरस्टैंडिंग वाला पॉडकास्ट है, या उसमें से करियर कैसे कर सकते, एक म्यूजिकल पॉडकास्ट जरूर करेंगे जिसमें आपको भी सुनेंगे और लोगों को म्यूजिक में थोड़े डेप्थ में लेके जाएंगे। और सर, जैसे मैं भी अभी गांधर्व के 6th लेवल तक आया हूँ, क्योंकि मुझे आपने इनकरेज किया, मुझे भी याद है मैं छोड़ने वाला था कि नहीं, एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। लेकिन बाहर कभी कभी ऐसे भी सुनने में आता है कि एग्ज़ाम क्या है, आप तो म्यूज़िक सीख रहे हो, एग्ज़ाम दो ना दो क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसका आप क्या बताओगे, गांधर्व का एग्ज़ाम देना ज़रूरी है जो सीखे, या बस सीखते जाए, दे या ना दे?
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गांधर्व का एग्ज़ाम या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट का एग्ज़ाम देना, मैं एज ए टीचर मुझे ज़रूरी लगता है। दो चीज़ें होती हैं इसमें। एक, आप गुरु के पास जाते हो और सीखते हो, आप उनके पास एकदम अनुशासन से, जो जैसे वो बोल रहे हैं वैसे आप सीख रहे हो और कर रहे हो, उनका होल्ड है। लेकिन 90% जगह पे ऐसा नहीं होता है। इनफैक्ट आज जो मेरा एज है, मेरे पास जो बच्चे आते हैं, शायद मेरे से उतना वो बच्चा ना डरे कि जाओ घर पे जाके तुम सा लगाओ 100 बार 200 बार, नहीं होता है। तो उसके लिए आपके पास कुछ तो टारगेट होना ज़रूरी है। मैं ये फर्स्ट पार्ट बता रहा हूँ। जब आपके पास टारगेट होता है, जैसे कि आपको आज गांधर्व के फर्स्ट ग्रेड में आपको 7 राग करने हैं, फिर नेक्स्ट लेवल में उसको आपको तान पलटे करने, आलाप करने, तो धीरे धीरे इंट्रोड्यूस होता है। लेकिन जब आप ऐसे ही सीखते हो, तब वो जो टीचर है वो अपने हिसाब से सिखाता है। ज़रूर नहीं कि टीचर भी आपको अच्छा ही मिले। मैं हमेशा सब ब्लेम बच्चों पे नहीं डालता हूँ। कभी कभी टीचर ही कभी कम पड़ जाते हैं इनकरेज करने में। तो अगर आपको नहीं अच्छे मिले तो फिर आपका टाइम तो बर्बाद हो गया। और उसमें ऐसा भी हो सकता है कि आपको सच में करियर करना है। एटलीस्ट आपको एग्जाम से क्या पता चलता है कि आपको मार्क्स कितने मिल रहे हैं। आपको जो आपके टीचर सिखा रहे हो सही सिखा रहे हैं, गलत सिखा रहे हैं, करेक्ट, या फिर आपको कहाँ तक जाना है। सही। तो उसका कुछ तो होना चाहिए मापदंड। तो इसलिए एग्जाम सीखना ये एक पहलू है। दूसरा पहलू, जैसे आप करियर ओरिएंटेड, आज मेरा पॉडकास्ट ले रहे हो, अगर करियर ओरिएंटेड बच्चा देख रहा है ये सब चीजें, तो उसको एग्जाम देना जरूरी है। आप डायरेक्ट डॉक्टर बन सकते हो क्या? बोलते मेरे पास एक मेरा फ्रेंड है, वो ओटी में काम करता है, वो तो ऑफ्थेल्मिक के पास काम करता है, वो आंखों का सर्जरी कर सकते, लेकिन आप जाओगे क्या? नहीं जाओगे। आपको सीखना जरूरी है। सही बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सर्टिफिकेशन करना ही चाहिए। उससे एक अनुशासन आता है आपके सीखने में, प्लस आपको पता चलता है आप कहाँ पर हो। दूसरी बात, जब आपको जॉब करनी है या फिर आपको आउट ऑफ जाना है, तो आप तो खड़े होके गा नहीं सकते ना डायरेक्टली। प्रोसेस तो वही होती है, आपके सर्टिफिकेशन दो। उनका भी गलत नहीं, सर्टिफिकेशन मांगना। तो जब आप स्कूल में कभी जॉब कर रहे हो, किसी स्कूल में आपको एज ए म्यूजिक टीचर आपको जॉब चाहिए, तो आपको विशारद की डिग्री होनी जरूरी है। और गंधर्व इसके लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। और आप गंधर्व का सिलेबस अगर आप कंप्लीट करते हो 3rd ग्रेड तक, तो आपको 10th एसएससी बोर्ड में आपको मार्क्स मिलते हैं बहुत सारे। तो उसका मोटिव ही यही है कि बच्चों को इनकरेज करा जाए एग्जाम्स के लिए, ताकि वो अनुशासन से सीखे, ना कि आ रहा है जा रहा है, क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, गायकी के हिसाब से सीखने के लिए आपको पहले बेसिक आना बहुत जरूरी होता है। इसलिए जो लोग बोलते हैं कि एग्जाम नहीं देना चाहिए, वो भी पहले उनको बेसिक ही सिखाते हैं। तो आप गंधर्व के एग्जाम्स थ्रू जब जाते हो, तो आपको एक स्टेप बाय स्टेप आपको एक सिलेबस मिलता है कि 1st ग्रेड में आपको इतने राग सीखने हैं, 2nd ग्रेड में आपको उसके तान पलटे करने हैं, 3rd ग्रेड में आपको आलाप आने चाहिए, 4th ग्रेड में वो और अच्छे आने चाहिए। ऐसे होते होते विशारद आते हो 7 साल तक। तब आपको एक अच्छा खासा सिलेबस मिल जाता है और उससे आपका गाना अच्छा होता है। और साइड बाय साइड आपको जो प्रोफेशनली करना है, उसके लिए आपको किसने रोका है? जो चीज प्रोफेशनल करनी है उसके लिए आपको किसी ने रोका नहीं है। तो ये बोलना कि गाना सीख के एग्जाम सीख के उन लोगों को गाने नहीं आता, ऐसा नहीं होता है। सही बात। एग्जाम भी उतना ही जरूरी है। एग्जाम देने जरूरी है, तो आप एटलीस्ट वहां तक आते हो और सारी थियोरेटिकल चीजें आप समझते हो। जैसे कि आज देखो, आप 1st 3rd ग्रेड में उनको थियरी पेपर्स होते हैं, उसमें बायोग्राफीज होती है, इंस्ट्रूमेंट के बारे में बहुत सारी नॉलेजेस उनको लिखनी होती है, मतलब थियरी लिखनी होती है। उसके बाद में आपको शॉर्ट नोट्स होते हैं अलग अलग चीज़ों के, तान के ऊपर, ध्रुपद के ऊपर, श्रुतियों के ऊपर, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं, वो आपको पढ़ने पड़ते हैं। जब आप पढ़ के गाते हो तो उसकी क्लियरिटी बहुत अलग होती है। सही बात। और फिर आप सिर्फ परफॉर्मेंस के ऊपर अगर आप ध्यान दोगे तो आप परफॉर्म कर पाओगे अच्छा। लेकिन वही समझ के करोगे तो मुझे हमेशा लगता है कि और वो नेक्स्ट लेवल होता है। तो एग्जाम देने से क्या होता है, आप पढ़ते हो अच्छे से, बुरा क्या है उसमें? बुरा क्या? तो मैं तो बोलता हूँ कि एग्जाम जरूरी है देने के लिए, एग्जाम देने चाहिए। और जब आप स्टेज परफॉर्मेंस करते हो उसकी तैयारी अलग होती है, उसको और इसको मिक्स नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत लोगों से मैंने भी सुना है, जैसे अभी मैं भी टीचर हूँ, तो बहुत अरे वो एग्जाम देके कुछ मतलब नहीं है। एग्जाम देके क्या होता है? एग्जाम देके बहुत कुछ होता है। एग्जाम देके किसी को नौकरी लग सकती है। सही बात। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें। हाँ, आपको आर्टिस्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता। आर्टिस्ट बनने के लिए आपको अलग रियाज लगता है, अलग सारी चीज़ें लगती है। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ, जब तक आपके पास बेसिक नहीं है
तब तक आप उसको प्रो नहीं कर पाओगे। आप सीधा प्रो के बारे में देखोगे तो बेसिक कहीं ना कहीं छूट जाएगा और फिर चीज़ें, फिर आप टीचर नहीं बन पाओगे, फिर आप परफॉर्मर बन सकते हो। एक टीचर परफॉर्म भी कर सकता है अच्छे से और टीचिंग भी कर सकता है अच्छे से। तो ये तो फ़र्क होता ही है, इसलिए आपको सिलेबस थ्रू जाना ज़रूरी है। और हमारे जितने भी सारे क्लासेस हम लेते हैं, हम बच्चों को ज़रूर एग्ज़ाम में बिठाते हैं। बस इतना ही है कि एग्ज़ाम के लिए नहीं सीखना है, सीख के एग्ज़ाम दो। दोनों में फ़र्क होता है। तो ये भी एक है। फिर एक दूसरा और एक पहलू है कि लोग, अरे सर 1 साल हो गया एग्ज़ाम देना है, अरे सर 2 साल हो गया। ऐसा नहीं है। पहले आप जो सीख रहे हो, आपको जो सिलेबस में दिया वो आपको अच्छे से आता है, आपके सुर अच्छे लगते हैं, आपको राग पता है, आप उस राग को क्रिएट कर पा रहे हो, फिर आप एग्जाम दो। पर कभी कभी कैसे होता है कि बच्चा ही कच्चा पक्का है, उसका कुछ हुआ नहीं हो, ना ही घर पे रियाज कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला 90% सीखना और 10% रियाज वो नहीं चलता है। 10% सीखना है, 90% रियाज है। दिस इज अ परफेक्ट रेशियो। परफेक्ट। सो बेसिकली वैसे जाओगे तो वही चीज है, एग्जाम कर लोगे। हाँ, और एग्जाम का पहले सिलेबस पहले सीखो फिर एग्जाम दो। सही बात। एग्जाम के लिए मत सीखो, ये मैं जरूर बोलूंगा। सही बात। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत थैंक यू विशाल जी, आपने यहाँ पर मुझे बुलाया और मुझे अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू सो मच।